Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Janji Bhaiya. I hope you are doing great. Let's get started this exciting lesson. अभी तक हम लोगों ने जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वाले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट वाले वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक। और अब उस वीडियो के बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया पहले चैप्टर का। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा हम लोग यहाँ से अटेंड करने जाएंगे, ठीक। अब जितना भी इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.1 और 1.2, इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज है। चैप्टर तो हमारा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 के अंदर केवल 2 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज है? 2 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज 1.1 और दूसरा एक्सरसाइज 1.2। पहला एक्सरसाइज 1.1 देन दूसरा एक्सरसाइज 1.2। तो हमारे पास कितने एक्सरसाइज है? 1.1 और 1.2। छोटा चैप्टर है, पहले बड़ा हुआ करता था इससे पहले जब हम लोगों का टाइम था स्टडी का इस क्लास में, तो उस टाइम बड़ा हुआ करता था। अब काफी नहीं, बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग। इससे पहले भैया क्या करेंगे, इससे पहले हम इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी उदाहरण है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इसके उदाहरण वाले क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद 1.2 को हम लोग फिनिश करने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। उदाहरण कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, उदाहरण कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, इसी प्रोसेस हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग का 1.1 और इसके उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में टोटल 7 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण वाले क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 है। और जो इसमें से 7 में से जो 4 है वो केवल 1.1 के लिए दिया गया है, और जो 3 है वो 1.2 के लिए। तो 4 उदाहरण हम लोग करेंगे 1.1 के लिए और 3 उदाहरण हम लोग करेंगे 1.2 के लिए। अच्छा, ये तो हमारा पूरा रोड मैप आ गया भैया, इस चैप्टर को हम लोग कैसे फिनिश करने वाले हैं। जितना पढ़ा या जितना भी समझा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और इससे पहले जो हम लोगों ने समझा कि किस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले इस पूरे चैप्टर को, वो आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या है, पहले हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर सेकंड 1.2 पर जाएंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग से क्या बोला है क्वेश्चन के उदाहरण में, पहला उदाहरण क्या है, बोल रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n, जो संख्या है 4 के पावर n पर विचार करना। जो ये संख्या 4 के पावर n दिख रहा है ना, आप लोगों को इसके ऊपर क्या करना है, विचार करना है। विचार कीजिए, जहां जो n है इसके ऊपर जो पावर यहाँ पर दिख रही है ना आप लोगों को, जो n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, जो इसको पावर है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मतलब जीरो नहीं, एक से अनंत तक, एक से अनंत तक जहां तक चली जाए वो सारी क्या कहलाएगी आप लोगों की संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं, ठीक। जांच कीजिए कि क्या 4 की पावर n, अब आपको जांच करना जो 4 का पावर जो n था, n का कोई ऐसा मान हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है जिसके लिए जो 4 की पावर n है, जो 4 की पावर क्या है, n है, वो अंक जीरो पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक। तो हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप लोग एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आए कि हाँ इसके पावर इतना है, इसके पावर n है, u है, जो भी है, जो भी पावर दे जाओ, बोले कि हाँ जो पावर है क्या कोई ऐसा मान हो सकता है कि जो अंक है जीरो पे समाप्त है। तो अपने दिमाग में बस इतना होना चाहिए, जो भी अंक के ऊपर पावर देगा उसी अंक को आप लोग यहाँ पे फ्रैक्शन कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। जब भी आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या वैल्यू गिवन मिली है भैया, 4 के लिए हमको 2 into 2 मिला है। जब आप लोग को 2 into 2 मिल गया है, जब आपको 2 into 2 मिल गया है, तो आप लोग एक चीज दिमाग में रखेगा, ये अंक जीरो पे तभी समाप्त किया जा सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो। और जब इसमें 2 और 5 उपस्थित रहेगा तभी उसका जो अंक है वो किस पर समाप्त हो सकता है, जीरो पे समाप्त हो सकता है। बट ये जो हम 4 का फ्रैक्शन किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तब ये अंक 2 को तो लाई कर रहा है बट ये 5 को लाई नहीं कर रहा है, 2 को लाई कर रहा है, 2 के ऊपर हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर 2 है बट इसके अंदर 5 नहीं है। 5 ना होने के कारण हम इसको बोल रहे हैं कि जो संख्या है वो अंक संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हम लोगों ने जो भी बोला, जो भी समझा, उसको एक अच्छे से वे में लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, यदि
किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तब ही प्राप्त किया किया जा सकता है। जब उसके अभाज्य गुणन, जब उसके अभाज्य गुणनखंड, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो। उपस्थित, सॉरी ऐसे रहेगा, उपस्थित हो, लेकिन भैया लेकिन क्या लिख रहे हैं, देखिए जब हम लोगों ने इसका 4 का फ्रैक्शन किया है तो इसके फ्रैक्शन हम लोग को मिला है क्या, 2 और 5 नहीं ना मिला है, तो हम इसको साफ बोल सकते हैं कि लेकिन इसके 4 के पावर n के ऊपर जो 4 है उसका फ्रैक्शन करने पर हमको 2 और 5 नहीं मिला, इसलिए इसका ये अंक 0 समाप्त नहीं होगा। बस ये लिखना है हमको, लेकिन 4 के अभाज्य, सॉरी लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोगों ने लिखा क्या है समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग इसको अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, देखो हम लोगों से इतना पूछा था ना कि 4 के पावर n अंक पर विचार कीजिए, क्या n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जो 4 के पावर n अंक को 0 पर समाप्त कर दे। तो हम लोगों ने क्या समझा था जस्ट इसके, हम लोगों ने इसके पहले यही समझा था ना, अगर कोई भी अंक को हमको समाप्त करना है 0 पर तो उसका जब फ्रैक्शन करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें हमको 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए। बट अगर हम लोग 4 का जो फ्रैक्शन किया उसके अंदर हमको 2 और 5 उपस्थित मिला है नहीं ना, जब हमको नहीं मिला तो साफ वही शब्द को जो हम लोगों ने बोला वही शब्द उतार दिए, हमको इस पर पूरी की पूरी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि इतना लंबा उदाहरण है, ये सब एक दिमाग में रखिएगा, सॉरी उदाहरण का सॉल्यूशन है। एक चीज याद रखिएगा आप लोग हमेशा, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा आप सेम टू सेम अपने नोट्स पे लिखते रहिएगा, और इसके आगे आप लोग दिमाग मत लगाए कि हाँ भैया ऐसे लिखा कुछ और तरीके से लिखा, कुछ भी तरीका नहीं, जो हम लिख दिए वही सही है, उसके बाद आप लोग को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या के अंत में शून्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसके अंत में शून्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो। लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित दिख रहा है नहीं ना, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 है, अतः ये किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 को फिनिश करेंगे। ठीक, अब उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो जो हम लोग को गिवन है यहाँ पर वैल्यू 6 है और एक वैल्यू क्या गिवन है 20। इन दोनों वैल्यू का हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसी वैल्यू का हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। इसी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और 6 था, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एक वैल्यू हमारे पास 20 थी, उतार लीजिए। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर है। अब जो था वही सेम टू सेम उतार लीजिए यहाँ पर। और रुक जाइए, पहले 6 है लिखिए, उसके बाद 2 इंटू 3 1 लिखा जाता है साथ में, 2 इंटू 3। देन उसके बाद 20 था, उसके लिए 1, फिर 2 2 और 5। इस साइड की जितनी वैल्यू गिवन होती है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर उतार रहे हैं। इस साइड की जितनी वैल्यू गिवन होती है वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर उतारा है। ठीक, उसके बाद एक लाइन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन से लिखना है, बाहर से नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो दिया है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या 6 और 20 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, यही है, लिख दीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, पहले एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करने पर, एचसीएफ ज्ञात करने पर। अब ये एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो भी दोनों वैल्यू गिवन थे जिसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया था उसमें क्या कॉमन है, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, जो कॉमन होता है उसको लेकर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एचसीएफ निकल जाएगा। कैसे भैया, देख लीजिए यहाँ पे एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं भी, आप तो कुछ कॉमन नहीं देख। कॉमन मतलब ऊपर भी हो और नीचे भी हो, एक ऊपर है तो एक नीचे भी है, दो ऊपर है दो नीचे भी है, तीन ऊपर है तो तीन नीचे है, या पांच नीचे तो दो, सॉरी पांच नीचे तो पांच ऊपर भी है, नहीं ना है। सो जो कॉमन है बस उसको लिख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में। कितना है इसका, 1 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 6 और 20 का एचसीएफ। 6 और 20 का एचसीएफ कितना मिला हम लोगों को भैया, 2। ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। भाई खत्म ना हो, अभी और करना है ना। एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें भैया, इसमें एलसीएम निकालिए। ठीक है, निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने पर। अब ये एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी बहुत सिंपल रूल है वही जैसे हम लोग उसको निकाले हैं। एलसीएम, एलसीएम में अब देखो जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको वैसे ही उतार देंगे। मतलब देखिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। ठीक, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी उतारेंगे। 3 2 5, समझे। जो कॉमन था मतलब जो वैल्यू दो दो बार थी वो कॉमन हो गया था, कॉमन था उसको एक ही बार लिख दीजिएगा, जो कॉमन था उसको एक ही बार लिख दीजिएगा, और जो कॉमन नहीं है उसको भी उतार दीजिए। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। ठीक, एक लाइन और लिख लीजिए। तो 6 और 20
6 और 20 का एलसीएम। 6 और 20 का एलसीएम क्या है बाबू? भैया 60 है, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 60। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जिस भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो भी लाइन या फिर जो भी स्टेप नहीं समझ आया हो, आप हम लोग ये सीधे कमेंट कर लीजिएगा, बस समझा देंगे। कमेंट कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है समझ तो आ गया होगा। ये क्लास 6 में सिखाया, 7th या फिर सब में भी सिखाया गया होगा आप लोगों को। तो किया आप लोग को उतारना कैसे नोट्स में? पहला स्टेप ए कर लीजिएगा, सेकेंड स्टेप ए, थर्ड स्टेप ए और फोर्थ स्टेप ए। ठीक, क्लियर है? तो अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक, उदाहरण नंबर 1 और 2 को आप लोग को समझ आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 3 भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो उदाहरण नंबर 3 में एक सूत्र है, उस सूत्र को मैं कुछ टाइम के लिए इधर लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एक सूत्र होता है। ठीक है, तो भैया ये सूत्र क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जब तक उदाहरण करें तो उदाहरण में हल्का सा देख लीजिए, टफ नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा जो लिखा है आपको, क्योंकि काफी छोटा लिख दिया है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन क्या बोला उसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि करना है आप लोगों को। उसके द्वारा इसका 96 का और 404 का आप लोगों को क्या क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद फिर एलसीएम ज्ञात करना है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे, उदाहरण नंबर 2, उसमें हम लोग क्या डायरेक्ट भैया फ्रैक्शन किए थे। फ्रैक्शन करने के बाद एक वैल्यू मिली थी, वैल्यू से हम लोग एचसीएफ निकाल लिए थे, उसके बाद उसी में से हम लोग एलसीएम निकाल लिए थे। यही किए थे ना, यही किए थे। बट इसमें फ्रैक्शन तो करना है, बट फ्रैक्शन केवल एचसीएफ के लिए ही करना है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, उसके द्वारा केवल एचसीएफ, सॉरी उसके द्वारा 96 का 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल एचसीएफ ही आप लोग ज्ञात करना है, 2 नंबर का। ठीक, और फिर एचसीएफ ज्ञात कर लेने के बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। भैया बिना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भैया? हम लोग इस सूत्र के थ्रू हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यहाँ पर हम लोगों ने सूत्र लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने अभी क्या बोला है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब पहले तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू 96 और 2 से करोगे 4 टाइम्स में 8 आएगा, 1 कैरी इधर गया। तो फिर 2 से करोगे 8 बार में 16, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक, आई होप एलसीएम आप लोग को आता होगा निकालने और एचसीएफ आता होगा निकालने। बट यहाँ पर जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं उसको केवल हम लोग एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंड यूज करेंगे, एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम इस सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हमारे ख्याल से आप सबको आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला वैल्यू हमारे पास क्या है? 404। इसका हम लोग कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, खत्म हो गया यहीं पर। देखो 101 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है, तो 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो केवल 1 से ही कैंसिल आउट होगा, उसके द्वारा मतलब सॉरी खुद से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, खुद से और एक से कटेगा बस। ठीक है, अब चलिए आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद आगे आप लोग से क्या बोल रहा है, इतना समझ आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि कर लिए, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने और इतने का एचसीएफ ज्ञात करने पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और
404 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि में जो है इसका एचसीएफ निकालने के लिए इसको 96 को और 404 को ऐसे लिखकर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 5 इंटू में 3 ठीक 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101 लिख लेंगे। अब जो कॉमन आता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो भैया इसमें क्या कॉमन है 1 1 कॉमन है 2 2 कॉमन है और 2 2 कॉमन है और कुछ कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन उसको लिख लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 2 ठीक। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 4 इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 एचसीएफ कितना आ गया 4 इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 अब 4 निकल गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे अब एलसीएम गैस करनी अब हम लोग को क्या करना है एलसीएम ज्ञात करने पर। अब एलसीएम ज्ञात करने पर एलसीएम ज्ञात करना हमको इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे मैंने एक सूत्र बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ एक सूत्र होता है ठीक है। पहली संख्या क्या होता है दूसरी संख्या क्या होता है अब पहली संख्या ये होती है दूसरी संख्या ये होती है। अच्छा भैया हम पहली संख्या दूसरी संख्या मान लीजिए तीसरी संख्या होता तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या लिखते नहीं। ये केवल जो सूत्र होता है केवल दो ही संख्याओं पर लागू होता है दो से अधिक संख्याओं पर लागू नहीं होगा और दूसरे कम संख्याओं पर भी लागू नहीं होगा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी 96 दूसरी संख्या 404 बराबर एलसीएम निकालना ही है हम लोगों को बिना अभाज्य गुणनखंड किए बिना हमको क्या निकालना था एलसीएम। तो हम निकाल रहे हैं सिंपल से एलसीएम निकाले तो हम लोग को एलसीएम कितना मिला था 4 यहाँ पर लिख लीजिए ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दो चीज जब गुणा में करते हैं उसको बराबर जब दो चीज आपस में क्या करते हैं कभी भी ध्यान दीजिएगा जब भी दो चीज आपस में क्या करे मल्टीप्लाई करे क्या करे मल्टीप्लाई करे और उसको बराबर के इधर किसी नंबर को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इधर आकर क्या कर लेगी डिवाइड कर लेगी। तो मैं यहाँ पर ब्लैक से ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को हाईलाइट थोड़ा दिखे 404 यहाँ पर एलसीएम एलसीएम जिसको निकालना है उसको उसी साइड छोड़ो जिसको नहीं निकालना है उसको उठा के इधर पटक दो पटक दें हाँ पटक दो छिद्र आएगा नहीं ये पटके। तो ये देखो मैंने क्या बोला जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो बराबर के इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो क्या कर लेगा ये डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करेगा ये डिवाइड और डिवाइड करने वाला काटापीटी कर लीजिए ये कैसे 4 1 जा 4 हम लोग इसको तो 4 1 जा 4 और 4 से इसको काटे तो 4 1 जा 4 0 और 1 एज इट इज उतर गया ठीक। अब इसके पास हम लोग के पास वैल्यू कितनी बची इसको मैं आधा इधर कर रहा हूँ ठीक है। हमारे पास कितना बचा 96 इंटू में यहाँ पे ध्यान दो 404 को हम लोगों ने जब यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 101 और नीचे क्या बचा 1 तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और जब 96 को 101 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 96 इंटू में 96। तो देखो यहाँ पे आप कर चेक भी कर सकते हैं 101 है और इंटू में 96 है 96 1 जा 96 को 6 9 कैरी 96 0 जा 0 और 9 एज इट इज उतर जाएगा और 96 1 जा 96 तो 96 एज इट इज अपना आ जाएगा। तो ये तो रफ वर्क ऐसे रिलीज कर दे रहा हूँ ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम लोगों ने बिना अभाज्य गुणनखंड किए क्या बिना अभाज्य गुणनखंड किए हम लोगों ने क्या एलसीएम निकाल नहीं पाया निकाल लिया ना। तो सिंपल है कि नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग का सवाल यहाँ पे ये फिनिश होता हुआ। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 की ओर उदाहरण नंबर 4 लास्ट है केवल 1.1 का मतलब भैया मतलब बाबू इसको कहोगे हाँ मतलब ये जो 1.1 है 1.1 से रिलेटेड जितने भी उदाहरण थे क्या बोल रहा हूँ 1.1 से रिलेटेड जितने भी उदाहरण थे 1.1 से रिलेटेड जितने भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरण यहाँ पर खत्म होता हुआ
दिख रहा है आप लोग को। इसके बाद 1.1 से रिलेटेड कोई भी उदाहरण आप लोग के लिए नहीं बचेगा, ठीक। उसके बाद जो अगले उदाहरण रहेंगे वो 1.2 से रिलेटेड रहेंगे, बट 1.2 को हम लोग शुरू करने से पहले 1.1 के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 1.1 पे ही आएंगे, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 6, 72, 120। अभाज्य गुणनखंड हम लोग इसका करें 6, 72, 120, ये हल है, ठीक है। ब्लू वाला मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, आई थिंक चलेगा, इस बार देख लेते हैं। चल गया तो आप लोग के लिए अच्छी है, देखने में अच्छा लगेगा। बैड लक दोनों लोग का, चलो कोई ना। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, फिनिश। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72 है, और 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 120। 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक। अब आगे हम लोग को क्या करना है, बस सिंपल है, ये खत्म हो गई तो एचसीएफ और अच्छे से लिख लेते हैं। अभाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने पर। अब एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अरे अब यहाँ पे ध्यान दो, इतना करने के बाद जो 6 है, 6 का कितना निकला है अभाज्य गुणनखंड, 2 into 1। देखो ये चीज याद रखना आप लोग, 1 हमेशा लिखनी है, ठीक है। 2 और 3, देन उसके बाद हमारे पास कितना है 72। 72 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 2 है, पहले 1 लिखना है, ठीक है। 2 है, और 2 है, 2 है, 3 है, और 3 है, ठीक। उसके बाद 120 का 120 में कितना है, 1 है, 2 2 2 3 और 5, ठीक। अब ये चीज याद रखना, एचसीएफ ज्ञात करना ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, कॉमन 1 1 1, तीनों में क्या कॉमन है, 1 1 1, लिख लीजिए। 6 72 और 120 में क्या कॉमन है भैया, 1 कॉमन है। जो कॉमन है इसको 1 टाइम्स लिख दीजिए, यहाँ पे ये कॉमन है कि नहीं है, उसको मैंने लिख लिया। देन उसके बाद 2 2 कॉमन है, 2 2 को उतार लिया। 3 है, हाँ भैया 3 भी है कॉमन, ठीक, 3 को भी लिख लिया। उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, अब तो कुछ नहीं है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 6, तो एचसीएफ हम लोग का निकल गया। देन उसके बाद हम लोगों का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम अभाज्य अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करने पर। क्या मैंने बोला, अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो जब हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमको तो करना अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही है, क्यों भैया,
और किसी विधि से क्यों नहीं, क्योंकि वो उनको क्वेश्चन में वही बोल दिया था। ठीक, अब चलिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं किसी और तरीके से लिख दूं, मतलब सेम वही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 का तो 1 ही रहने दो, 2 का पावर 2 ही रहने दो, कुछ की 2 अलावा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं है ना, 3। ठीक, आया बता दो 72 जो है 1, यहाँ पे 1 2 3, 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है, तो 2 के पावर में 3 लिख दूं। एक चीज आप लोग को पता होगा, जब भी 1 2 3 जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए 2 के पावर 3 आया। ठीक है, 1 1 1 3, ठीक, इंटू 3 के पावर 2। ठीक, अब 120 में 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 के पावर भी 3 रहेगा, हाँ, और 3 के पावर 1 रहेगा, और 5 की पावर 1 रहेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब जब भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम, तो वहां पे हम लोग को एक चीज ध्यान देनी होती है, जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करते हैं तो वहां पे जितने भी वैल्यू होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात को हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो एक की सबसे बड़ी घात यहाँ पे, तो एक की सबसे बड़ी, यहाँ पे एक का पावर कितना है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, तो मतलब एक का पावर 1, तो एक का पावर हम लोग 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, 6 72 120 एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है, 1 आ जाएगा, इंटू में 2 2 2 2 तीन जगह है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 का सबसे अधिक पावर कहाँ पे है भैया, यहाँ पे, तो दोनों सेम ही है, तो किसी एक को लिख लीजिए। 2 का सबसे अधिक पावर कितना है, 3 है, इंटू, और उसके बाद 3 पे है, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो 3 इन सब में सबसे अधिक पावर कहाँ पे है भैया, इधर है, तो उसको उतार लीजिए आप सीधे, 3 के पावर 2 इंटू, और 5 भैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर, हाँ, तो 5 कहीं भी हो। देखो जब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो तीनों में हो, बट एलसीएम की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम की कंडीशन में जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, एक दो वैल्यू दे दे या फिर 3 वैल्यू दे दे, मैटर नहीं करता है, जितना भी वैल्यू दे, आप लोग को बस इतना ध्यान देना है कि जितनी वैल्यू दे रही है उनमें जो भी डिजिट है उन सबका सबसे अधिक, जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको लिखना होता है, अधिकतम घात। तो इसका अधिकतम घात क्या है, 5 के पावर 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 के पावर 8, 2 के पावर 3, इट मींस 8, और ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक, 8 1 जाए 8, और 8 72 इंटू में 5 10 1, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 360, कितनी आ गई, 360। ठीक, तो हमारा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग का 1.1 शुरू होगा, क्या 1.1, लाइट ना होने के कारण दिक्कत, थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गया होगा, बस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से